नेक्स्ट है जी, देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.20, यानी 20वां शॉर्ट क्वेश्चन है 2.20। अब इस क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर है, उसको दीवार के साथ लटकाया हुआ है बाय यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स। शो बाय डायग्राम द कन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। कहता है कि किस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, किस कन्फिग्रेशन के तहत हम इस पिक्चर को हैंग करें, उसको लटकाएं कि टेंशन जो है वो मिनिमम हो जाए। अब देखें यहाँ पे जो पिक्चर को लटकाने के, पिक्चर को हैंग करने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। वो तीनों आपके सामने पहले मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। देखें, एक तो ऐसे इसको किया जा सकता है। सपोज करें ये ऊपर एक रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ हमने स्ट्रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब एक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे बन सकती है लाइक दिस, क्योंकि उसने कहा है 2 स्ट्रिंग्स के जरिए लटकाया है, 1 स्ट्रिंग के जरिए नहीं। क्वेश्चन में उसने कह दिया इट इज हैंग्ड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स। तो फिर देखें, एक स्ट्रिंग ये वाली आ गई, एक स्ट्रिंग ये वाली आ गई, और ये पिक्चर। ठीक है जी, एक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो सकती है। एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकती है, देखिएगा जरा एक दफा फिर। ये ऊपर रिजिड सपोर्ट है और इस तरीके से पिक्चर को हैंग कर दिया जाए लाइक दिस। एक मिनट, इस तरह से 2 स्ट्रिंग्स और इस तरह पिक्चर को इसके साथ हैंग कर दिया जाए। तो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो सकती है। ठीक हो गया। और एक तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, तीसरी कॉन्फ़िगरेशन पिक्चर्स को हैंग करने की, पिक्चर को हैंग करने की वो ये हो सकती है। वंस अगेन दिस इज रिजिड सपोर्ट एंड दीज आर 2 स्ट्रिंग्स थ्रू विच पिक्चर इज कनेक्टेड। तो ये आ गई वो पिक्चर। ठीक है जी, ये इस तरह से 3 कॉन्फ़िगरेशंस बन सकती हैं पिक्चर को हैंग करने की। अब हमसे उसने सवाल किया हुआ है कि टेंशन को मिनिमाइज अपने करना है। तो जब टेंशन को मिनिमाइज करना है तो कहता है इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पे यूज करें कि टेंशन मिनिमाइज हो जाए, कम से कम टेंशन हो इन स्ट्रिंग्स के अंदर। यानी यहां पे टेंशन देखें इस तरह से होगी। आपको पता है अब टेंशन की डायरेक्शन अच्छी तरह से आपको पता चल चुकी है। इस डायरेक्शन में टेंशन, यहां से टेंशन इस डायरेक्शन में, और यहां टेंशन डायरेक्टली अपवर्ड। सिंपल। ठीक है। तो अब उसका सवाल यह है कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में से कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें टेंशन मिनिमम होगी इन स्ट्रिंग्स में। तो अब मैथमेटिकली हम फाइंड करेंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद हम ये फाइंड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें टेंशन मिनिमम होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जरा एंगल्स देख लें। अगर एंगल्स का मैं जिक्र करूं तो देखें, इस केस में ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह यहां पे ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह यहां इस केस में आप ये वाला एंगल थीटा सपोज कर लें, किसी भी एंगल को आप थीटा सपोज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो ऊपर यहां पे इस एंगल को थीटा सपोज कर लें, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लें। और यहां पे तो एंगल जो है वो बन ही 90 डिग्री रहा है, चाहे ऊपर वाला एंगल देखें चाहे नीचे नीचे वाला देखें, यहां तो एंगल ही 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका फिर यह मतलब हुआ कि ये वाला केस तो पर्टिकुलर केस हो गया, ये कोई जनरल केस तो नहीं है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो होती है हमेशा जनरल केस में, जिसमें थीटा की जनरल वैल्यू हो। जैसे ये जनरल केस है, इसमें थीटा की जनरल वैल्यू है थीटा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। यहां थीटा जनरल वैल्यू है थीटा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं। लेकिन यहां जो एंगल यूज हो रहा है उस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू है 90 डिग्री। सो दिस इज अ स्पेशल केस, दिस इज अ पर्टिकुलर केस, दिस इज नॉट अ जनरल केस। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमेशा जनरल केस यूज होता है। तो इसका मतलब है या तो ये वाला केस हम यूज कर सकते हैं या ये वाला केस यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैलकुलेशंस जो स्टार्ट करेंगे वो इस केस से स्टार्ट करें या इस केस से स्टार्ट करें। इस केस से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस है। ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं इस वाले केस को यूज कर लेता हूं, इस केस को इसके थ्रू कैलकुलेशन कर लेता हूं। आप इससे करें उससे करें, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं इस केस से कैलकुलेशंस अपनी स्टार्ट कर रहा हूं, टेंशन को मैंने मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो देखें, इमेजिन करें कि ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में। जरा पिक्चर रेस्ट पे पड़ी हुई है ना, ऐसा तो नहीं वो कह रहा कि स्ट्रिंग टूट रही है और पिक्चर नीचे गिर रही है। या तो स्ट्रिंग टूट रही है और पिक्चर नीचे गिर रही है, तो उस सूरत में तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि पिक्चर रेस्ट में है, सो इट मींस दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम क्योंकि इक्विलिब्रियम में, इसलिए यहां पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो देखें,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन यहां पे अप्लाई करता हूं। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन ये थी, एक तो ये थी सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, और इक्विलिब्रियम की ही फर्स्ट कंडीशन का जो दूसरा पॉइंट था वो ये था सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0, और वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0। ठीक है, तो इन दोनों को हम बारी बारी यूज करते हैं और फाइनल फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि एक्स, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की फोर्सेस चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पे ना तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ना वाई डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि इस सिस्टम पे एक तो टेंशन है जो ना एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक इसका वेट है, वेट अलबत्ता है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक हो गया। लेकिन ये टेंशन जो है इसको भी हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वेट, इसको बैलेंस करने के लिए यकीनी तौर पे अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। और वो फोर्स कौन सी होगी? वो फोर्स उस वक्त हमें मिलेगी, उस वक्त हमें क्लियरली पता चलेगी जब टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। जब टेंशन कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएगी फिर हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा कि वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट टेंशन का एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो पहले टेंशन को हम रिजोल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। उससे पहले जरा देखिए, लेकिन चले बस ठीक है, रहने दें, ऐसे ही चलाते हैं इसको। जरा देखिएगा अब यहाँ पे, या इसे नाम दे दें T1 का, इसे नाम दे दें T2 का। इन दोनों को T1 और T2 का हमने नाम दे दिया टेंशंस को। ठीक है, एंगल दोनों थीटा थीटा इक्वल एंगल्स पे हमने लिया हुआ इनको, ये एंगल्स हमने दोनों खुद इक्वल रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, अब जरा कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें। तो जब कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, सबसे पहले देखें ये टेंशन T2 जो है, इसे इसके कंपोनेंट में मैं रिजोल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला बनेगा, एक कंपोनेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट बनेगा ऐसे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा देखें, हमें पता है कि थीटा के एग्जैक्टली ऑपोजिट जो कंपोनेंट बनता है जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है, ज़ाहिर है जब ये ऊपर आएगा तो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी ना इस साइड पे, तो थीटा के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी T2 sin थीटा। ठीक है, तो इसे मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज, थोड़ा मजीद ऊपर ले आता हूं ताकि वहां पे ट्राइंगल के अंदर ना लिखना पड़े। तो दिस इज T2 sin थीटा, जबकि जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा डेफिनेटली वो होगा T2 cos थीटा। ठीक हो गया जी। इसी तरह T1 टेंशन जो है, इसे भी इसके कंपोनेंट्स में मैं रिजोल्व कर लेता हूं। तो देखें बिल्कुल ऐसे ही ये T1 टेंशन ये अपने कंपोनेंट्स में रिजोल्व होगी, तो एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला लाइक दिस, और दूसरा कंपोनेंट एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर वो ये वाला बनेगा। हालांकि ये होंगे एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, ये वाला ब्लू वाला कंपोनेंट और रेड कंपोनेंट ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मार्कर्स मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए। लेकिन अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ करता हूं जाहिर आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इधर करके ड्रॉ कर दिया, लेकिन रियलिटी में एग्जैक्टली ये कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो ये अब रेड वाला जो है दैट इज, इस वाले को देखें फिर एक दफा थीटा के ये ऑपोजिट रेड वाला बन रहा है, तो दिस इज T1 sin थीटा, T1 sin थीटा, एंड द अदर वन इज T1 cos थीटा। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की तरफ। तो अब जरा देखें, एक्स डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम 0। तो देखें एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है T1 cos थीटा, एक है T2 cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि T1 cos थीटा और T2 cos थीटा का सम 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा। वजह उसकी ये है कि जाहिर सी बात है दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर एक पॉजिटिव साइन के साथ होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी नेगेटिव साइन के साथ होगी, और एंड दैट इज इक्वल टू 0। और मजीद इसी को लिखा जा सकता है T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा। नाउ क्लियरली दोनों cos थीटास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड इन दिस वे वी गेट T1 इज इक्वल टू T2, यानी ये दोनों टेंशंस आपस में इक्वल हैं। तो जब ये दोनों टेंशंस आपस में इक्वल है तो इनको बजाय इसके कि अलग अलग से हम नाम दें, एक ही नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू टी, टेंशन टी। ठीक है, अब आते हैं सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की तरफ। अब देखें सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0। तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं,
एक है T1 sin थीटा, T2 sin थीटा, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो आई कैन राइट, यहां से अब फिर मैं लिख सकता हूं, नाउ दिस इंप्लाइज दैट T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए सेम साइन आएगा, जबकि वेट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नीचे आ गया mg एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगले स्टेप में जरा देखें. अभी हम यहां पे प्रूव कर चुके हैं कि T1 और T2 इक्वल हैं और इनको T का नाम दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे दोनों T1 और T2 की जगह T लिख देंगे. सो आई कैन राइट हियर T sin थीटा प्लस T sin थीटा माइनस mg एंड दिस इज इक्वल टू 0. एंड नाउ आई कैन राइट 2T sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0. और यहां से टेंशन क्या मिलेगी, टेंशन की फाइनल फॉर्म वो मिलेगी मुझे mg डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा. ये तो टेंशन की भी फाइनल फॉर्म मिली. अब सवाल ये था कि टेंशन को आपने मिनिमाइज करना है. अब टेंशन मिनिमाइज अगर हमें करनी है तो ये जरा देखिएगा, ये mg तो वेट है और वेट तो पिक्चर का कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता. इसी तरह नीचे 2 वो भी एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता. वेरिएबल है तो sin थीटा है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. तो अगर टेंशन को मिनिमाइज करना है तो टेंशन और sin थीटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो अगर टेंशन को मिनिमाइज करना है तो sin थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, sin थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फिर यहां पे हमें पुट करनी पड़ेगी. जब sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू हमें हासिल होगी. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू मिनिमाइज टेंशन, कि अगर टेंशन को मिनिमाइज करना है तो क्या करेंगे, पुट sin थीटा इक्वल टू 1. तो sin थीटा को 1 के इक्वल पुट कर दें, और जब पुट करेंगे तो टेंशन क्या बनेगी, टेंशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, मतलब क्या, टेंशन क्या थी, t जरा देखें, T1 जो है वो भी t के इक्वल था, T2 वो भी t के इक्वल था, यानी ये वाली जो टेंशन है, ये टेंशन ये भी t है, ये वाली टेंशन भी t है. अब जहां पे मैथमेटिकल फॉर्म हमें ये बता रही है कि एक स्ट्रिंग की टेंशन, बिकॉज t वाज टेंशन ऑफ वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की टेंशन पिक्चर के हाफ वेट के इक्वल है. अब एक स्ट्रिंग की टेंशन पिक्चर के हाफ वेट के इक्वल उसी वक्त हो सकती है जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बने. ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो इस क्वेश्चन में जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जो कंडीशंस लगाई हुई हैं, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल फॉर्म ये बनेगी. तो देखें बिल्कुल क्लियर है कि हमने स्टार्ट लिया उस फॉर्म से जो रियलिटी में नहीं बन रही थी. तो हमने जो मिस्टेक की अपनी ऑब्जर्वेशन से, मैथमेटिक्स ने हमारी उस मिस्टेक को रिमूव करके एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने रख दिया. ठीक हो गया जी, तो ये था 2.20. इसके बाद अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है. अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कैन अ बॉडी रोटेट. अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे ना, आंसर तब भी सेम आएगा. तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे वो करें चाहे ये करें, चाहे उससे स्टार्ट लें चाहे इससे स्टार्ट लें, आंसर सेम आएगा. इससे स्टार्ट आप नहीं ले सकते क्योंकि ये तो है ही पर्टिकुलर केस ना. हमने स्टार्ट लेना होता है जनरल केस से, जिसमें थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी. यहां तो थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू है 90, तो इसलिए इस केस से हम स्टार्ट नहीं ले सकेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 2.21 यहीं पे मैं कर देता हूं, अब इससे क्या मैंने मिटाने, देखें जी. 2.21 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. कहता है कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट. कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट. देखिए ये बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अभी मैंने जहां से इसको पकड़ा हुआ है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बिल्कुल क्लियर है, मैंने जस्ट इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, मैंने पकड़ा नहीं हुआ, सिर्फ इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्लेस किया हुआ है. तो क्या इसमें किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है? क्लियरली कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, हालांकि इस पे फोर्स एक्ट कर रही है. कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? इसका वेट. लेकिन साथ ही साथ वेट को बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरी इन फिंगर्स की रिएक्शन फोर्स भी है. ठीक हो गया, वेट इसके बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रहा है. जिस पॉइंट पे वेट एक्ट कर रहा है जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मैंने इसको प्लेस किया हुआ है ना, तो आपके सामने कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही. तो इसका साफ मतलब यह हुआ अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स वेट.
अपने वेट की वजह से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी वो रोटेट नहीं करेगी। लेकिन इसके ऑपोजिट अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं पकड़ूंगा बल्कि साइड पे किसी पॉइंट से पकड़ूंगा। तो ये मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, अभी मैंने इसको ग्रिप करके रखा हुआ है। अब जरा देखें, अब यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर उसी जगह पे है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फिर इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करना शुरू करूंगा, देखिएगा ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहा हूं, ये देखें ये रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? अपने वेट की वजह से। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि अगर इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्लेस ना किया जाए, अगर इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्लेस ना किया जाए, तो उस सूरत में ये अपने वेट की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्लेस कर दिया जाए, तो अब ये अपने वेट की वजह से किसी किस्म की कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करने वाला। इसलिए हम कह सकते हैं अ बॉडी कैन नॉट रोटेट ड्यू टू इट्स वेट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैथमेटिकली प्रूव करना है तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर देते हैं। देखें, रोटेशन जाहिर सी बात है, टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसको लिखा मैंने RF। ठीक हो गया। अब जरा देखें, जब मैंने इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्लेस किया हुआ है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्लेस किया है, तो फोर्स किधर एक्ट कर रही है? वेट यहां पे फोर्स है जो यहां पे एक्ट कर रही है। किस जगह पे एक्ट कर रही है? जाहिर है वेट यहां पे एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। तो जब वेट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहे हैं और रोटेशन भी अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही करवाना चाहते हैं, तो पिवट पॉइंट क्या होगा? पिवट पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ। और हमें पता है कि ये मूवमेंट आर्म जो होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पिवट पॉइंट भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखना चाहते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान कितना डिस्टेंस हुआ? 0 डिस्टेंस हुआ। इसलिए आर की वैल्यू यहां पे हमने लिखी 0 into F। तो देखें मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि टॉर्क 0 होगा। इट मींस दैट अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स वेट। ठीक हो गया जी। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स।